हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गुरु सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जनजात होते हैं, इस संप्रदाय का समर्थक कौन है? किसने कहा है अपराधी जनजात होते हैं? ऑप्शंस में है सी लोम्ब्रोसो, चार्ल्स बोरिंग, सदरलैंड, रेकलेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या हो जाएगा बताइए। लोम्ब्रोसो, चार्ल्स बोरिंग, सदरलैंड, रेकलेस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर लोम्ब्रोसो का कहना है ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये लोम्ब्रोसो प्रारूपवादी या फिर इटालियन संप्रदाय से संबंधित थे, और इस संप्रदाय का मानना था कि जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनका विशेष प्रारूप होता है और उन अपराधियों को देखकर ही बताया जा सकता है कि ये क्या है, अपराधी हैं। यानी कि उन्हें देखकर ही उनकी पहचान की जा सकती है। और इस संप्रदाय के समर्थक प्रारूपवादी संप्रदाय या उसे इटालियन संप्रदाय भी बोला जाता है, जिसका मानना होता है कि अपराधियों का विशेष प्रारूप होता है। और लोम्ब्रोसो को तो ये कहना ही था कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्म से ही व्यक्ति होता है, ऐसा कहना था। और इस संप्रदाय के समर्थकों में लोम्ब्रोसो के अलावा एनरिको फेरी, ठीक है, एनरिको फेरी है, और एक का नाम है गैरोफेलो। ठीक है, गैरोफेलो और एनरिको फेरी इस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी स्कूलिंग सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं डी कूपर, इवान इलिच, इवांस प्रचार, लेवी स्ट्रॉस। क्या हो जाएगा? डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक किसकी है? डेविड कूपर की है, इवान इलिच की है, इवांस प्रचार की है, या फिर लेवी स्ट्रॉस की है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किसकी है ये बुक? डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इवान इलिच का क्या कहना था कि जो शिक्षण पद्धतियां हैं या जो शिक्षक है, टीचर है, या जो विद्यालय है, ये सभी बच्चों को सही शिक्षा की देने के बजाय क्या कर रहे हैं, जो गलत सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने इसकी आलोचना की थी। और इनकी जो बुक का नाम है डिस्फुलिंग सोसाइटी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, इरावती, कार्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक का नाम है। के एम कपाड़िया, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, इरावती, कार्वे ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये बुक किसकी हो जाएगी? इरावती कार्वे की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक इरावती से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जाति व्यवस्था को विस्तारित नातेदारी समूह कहा है। किसने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इरावती का कहना है। और जाति व्यवस्था की ये दो विशेषताएं बताती हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं बताती हैं। एक बताती हैं अंतर विवाह, ठीक है, अंतर विवाह को बताती हैं जाति व्यवस्था की विशेषता। और जो दूसरा है वो उनका क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, नौकरी जिसे हम बोलते हैं, ये दो विशेषताएं जाति व्यवस्था की बताती हैं इरावती कार्य। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा।
नेक्स्ट है द मदर्स। द मदर्स बुक किसकी है? ऑप्शंस में है मॉर्गन, आर ब्रिफॉल्ट, हेनरी मैन, मैकेवर एंड पेज। मॉर्गन, आर ब्रिफॉल्ट, हेनरी मैन, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। द मदर्स किसकी है? किसकी बुक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रिफोर्ड, आर ब्रिफोर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ब्रिफोर्ड की बुक का नाम है द मदर्स और इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। परिवार की उत्पत्ति का इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है ब्रिफोर्ड ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, अब ये बुक किसकी हो जाएगी? ऑप्शन है हट्टन, कार्ल मार्क्स, रजनी कोठारी, कोजर। हट्टन, कार्ल मार्क्स, रजनी कोठारी, कोजर ऑप्शंस में है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक का नाम है। बताइए किसकी है बुक? बुक से इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा, सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड ऐसे करके फोल्डर बना हुआ है। वहां पर कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स कराई गई हैं। एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर केवल बुक्स एंड ऑथर्स हैं और जितने भी बुक्स कराई गई हैं उन सभी को आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसकी हो जाएगी? रजनी कोठारी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, अब ये बुक किसकी है? एस.एल. कालिया, ऑस्कर लेविस, गुरनाम मेडॉल, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। एस.एल. कालिया, ऑस्कर लेविस, गुरनाम मेडॉल, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। बताइए ये बुक किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की भी बात ऑस्कर लेविस ने की थी और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या माना था? शोषणकारी संस्था। ठीक है, तो जो जजमानी व्यवस्था है उसको कैसा माना था? शोषणकारी बताया था, शोषणकारी संस्था बताया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और विलियम वाइजर है वो जजमानी व्यवस्था को क्या बताते हैं? प्रकार्यात्मक व्यवस्था बताते हैं। तो जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था किसने माना? ऑस्कर लेविस ने माना। और इनका एक और कॉन्सेप्ट है और इन्होंने ये लेविस ने कहाँ पर किया था? रामपुर गांव का एक कॉन्सेप्ट है ना, गुट समाज जिसे बोलते हैं हम, गुट समाज। ठीक है, गुट समाज की अवधारणा भी दी थी। रामपुर गांव का अध्ययन करके दिया हुआ था। और जो गुट है, गुट समाज है, उसका बेस, उसका आधार किसको बताया था? नातेदारी संधि को बताया था। और इसमें ये जो समाज होता है, गुट समाज जिसको बोल रहे हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? जब उस सदस्य के लोग जब उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई जैसे मृत्यु जैसी समस्या या और अन्य समस्याएं होती है, या कोई फंक्शन होता है, विवाह या समारोह कोई फंक्शन होता है या कोई समस्या होती है, तो उसके सदस्य क्या करते हैं? उनमें सहयोग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो सहयोग और हेल्प के लिए उसके लिए इन्होंने गुट समाज का जो होता है वो लोग जो है निर्माण करते हैं, ताकि समय आने पर लोग वहां उनसे सहयोग लोग उनका सहयोग करें, उनकी मदद कर सके। तो यही उनका गुट समाज का कॉन्सेप्ट था और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो जजमानी व्यवस्था वाला, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। इससे रिलेटेड विलियम वाइजर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ऑस्कर लेविस का भी याद रखना है, क्योंकि उन्होंने फंक्शनल उसको बताया था, प्रकार्यात्मक संस्था बताया था जजमानी व्यवस्था को, और इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। और आपको फोल्डर मिलेगा या आप ऐसा सर्च करिएगा, एक ही है, वीडियो बनी है जजमानी व्यवस्था के नाम से। तो गोल टू सक्सेस जजमानी व्यवस्था विलियम वाइजर ऐसे करके सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी।
वहां पर जजमानी व्यवस्था होती क्या है उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, किसने बात की है सबसे पहले, किस बुक में उन्होंने बात की है, और इसके अलावा उसकी आलोचना के संदर्भ में किसने क्या कहा है ये भी उस वीडियो में कराया गया है। तो अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपका जजमानी व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो वहां पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण सजा, जो ग्रामीण समाज है, रूरल सोसाइटी है, वो सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, यह किसका कथन है? ऑप्शंस में है सिम्स, रॉस, लुइसबर्ग, जिमरमैन। ग्रामीण समाज सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, यह किसका कथन है? सिम्स, रॉस, लुइसबर्ग, जिमरमैन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ई ए रॉस। ठीक है, ये सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक है। सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? रॉस ने दी थी। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। और सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहते हैं? ऐसी शक्तियां जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है उसको ही सामाजिक नियंत्रण कहा है। तो ऐसी शक्तियां जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है वो ही सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉस राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है अपितु जीवन की एक शैली है? नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है बल्कि जीवन की एक शैली है, किसका कहना है? ऑप्शंस में है मूरे एशलिफर, जोबर्ग, चार्ल्स जे गॉल्पिन या फिर लुईबर्ट। मूरे एशलिफर, जोबर्ग, चार्ल्स जे गॉल्पिन, लुईबर्ट ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुइसफर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने नगरीयता की अवधारणा और ये नगरीकरण की भी अवधारणा है लुइसफर्ड ने दी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नगरीयता को बसावट का तरीका नहीं बल्कि जीवन की शैली इन्होंने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल। रूरल प्रोफाइल किसकी बुक है? कई बार आपको बताया जा चुका है। ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, हेनरी मैन, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। एस.सी. दुबे, हेनरी मैन, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा बताइए? रूरल प्रोफाइल किसकी हो जाएगी? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? डी.एन. मजूमदार। ठीक है, डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। किस पर? हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। और जो भी अध्ययन किया था उसका जो हम कह सकते हैं जो परिप्रेक्ष्य या उपागम है, किस उपागम का प्रयोग करके इन्होंने स्टडीज की हैं? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाते हुए इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है अपने अध्ययनों में। वो जनजाति इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक बुक का नाम क्या है? द ट्राइब इन ट्रांजिशन। ठीक है, द ट्राइब इन ट्रांजिशन है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज है, ये भी इनकी बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? सोसाइटी समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में किसने देखा है? ऑप्शन है अगस्टॉन, मैलिनोवस्की, एमाइल बुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्या हो जाएगा?
हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर से रिलेटेड कुछ इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि है एक फर्स्ट प्रिंसिपल। पहली बुक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल नाम से है। सेकंड जो बुक है सोशल स्टैटिक्स है, क्या बताई गई है, सोशल स्टैटिक्स। नेक्स्ट जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बुक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक बुक है। फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हो जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी है। फिर नेक्स्ट बुक है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। समाज के दो प्रकार भी बताते हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज या शिकारी समाज भी आता है, ठीक है, सैनिक समाज या शिकारी समाज और औद्योगिक समाज, ये दो प्रकारों की बात की है, दो प्रकार समाज की बात की है स्पेंसर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकेवर एंड पेज, कॉल पियर्सन, मैक्स वेबर। रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकेवर एंड पेज, कॉल पियर्सन, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बताइए। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, समूह, आयु और भीड़ आदि उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, अर्ध समूह, प्राथमिक समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं भीड़ आदि ये सभी उदाहरण हैं किसके, सामाजिक समूह के हैं, अर्ध समूह के हैं, प्राथमिक समूह के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा। अर्ध समूह, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध समूह की अवधारणा दी हुई थी। और हम कह सकते हैं अर्ध समूह से कि व्यक्तियों का, कुछ व्यक्तियों का ऐसा संकलन या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित संगठन या संरचना का क्या होता है, अभाव होते हैं, उसका संगठन नहीं होता है। उन व्यक्तियों के समूह का कोई संगठन नहीं है, निश्चित संरचना नहीं है। उनके जो सदस्य होते हैं उस समूह के सदस्य ये भी नहीं जानते, ये भी जागरूक नहीं होते हैं कि वो किसी समूह के सदस्य भी हैं, ठीक है। और उसमें उस समूह में अर्ध समूह में जो व्यक्तियों का संकलन है उसमें कुछ समूह की विशेषताएं पाई भी जाती हैं और कुछ नहीं होती। जैसे व्यक्तियों का समूह है, ये विशेषता हो गई, ठीक है। तो कुछ समूह की विशेषताएं पाई भी जाती है और कुछ नहीं भी पाई जाती है, इसको कहेंगे। जैसे कि हम बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए जो लोगों का इकट्ठा हुआ है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर रेल का वेट करते हुए, ट्रेन का वेट करते हुए जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको हम अर्ध समूह में रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम कब प्रकट किया। 1937, 1838, 1939 या फिर 1836, क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा।
अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। पहले मैथ्स की बात की, गणित शास्त्र की। सेकंड नंबर पर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र की बात करते हैं। थर्ड नंबर पर वे फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक शास्त्र। फोर्थ नंबर पर वे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की बात करते हैं। लास्ट में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की बात करते हैं। और समाज शास्त्र को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा था, यानी कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की क्या है, जननी है। और इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसका कहना है, तो याद रखिएगा अगस्त कॉम्ट ने ही कहा है। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद के जनक है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन गुरु थे, ठीक है। और समाज शास्त्र से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था समाज शास्त्र के लिए, उसके बाद इन्होंने समाज शास्त्र शब्द दिया है। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है समाज शास्त्र शब्द से पहले इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1838 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है। जो लघु समुदाय है, लिटिल कम्युनिटी है, वो मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, या किसका कहना है? ऑप्शन है टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए. आर. देसाई, मैकेवर एंड पेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। अब इनकी कुछ अवधारणाएं जैसे देख लेते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, जैसे कि है एक लोक समाज, क्या हो जाएगी, लोक समाज है, ठीक है। लोक संस्कृति है, फोक कल्चर जिसे हम बोलते हैं, लोक संस्कृति है। लघु समुदाय ऊपर दिया ही गया है, ठीक है। लघु समुदाय ये है लघु व दीर्घ परंपरा, जिसको हम लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन बोलते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड के हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसका प्रकारवाद वैदिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, प्रकारवाद की। किसका प्रकारवाद वैदिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जादू के दो प्रकार बताए थे, सफेद जादू और यहाँ पर काला जादू। सफेद जादू क्या होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है, और जो काला जादू है दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है। इसके अलावा एक प्रेम जादू की भी बात की है उन्होंने, प्रेम जादू की बात की है। जो संस्कृति है उसको मानव की आवश्यकता पूर्ति का साधन माना था, और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। और 3 तरह की आवश्यकताओं की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकताएं। इनको व्यक्तिवादी, प्रकारवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति एकीकरण के लिए संस्कृति लय की अवधारणा किसने दी है? इंपॉर्टेंट है, संस्कृति एकीकरण के लिए संस्कृति लय की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस है मैककेम मेरिट, मिल्टन सिंगर, मोरिस ओपलर, पार्सन्स। क्या हो जाएगा? आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उस फोल्डर्स को देख लीजिए, वहां पर कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसमें जो प्रस्थिति है यानी स्टेटस है उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं। बहुल प्रस्थिति क्या होती है, प्रस्थिति क्रम क्या है, प्रस्थिति सकुल क्या होती है, और भी प्रस्थिति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं। वैसे ही ठीक भूमिका से संबंधित यानी जो गतिशील भूमिका, बहुल भूमिका क्या है,
भूमिका तनाव क्या होती है, भूमिका संघर्ष क्या है, और भी कई सारी भूमिकाओं से संबंधित अवधारणाओं के अलावा संस्कृति से, जैसे सांस्कृतिक लय क्या होता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौमिक क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होती है, संस्कृति के तत्व क्या है, संस्कृति सकुल क्या होती है, सभी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और भी जो इनसे रिलेटेड अवधारणाएं हैं सभी वहां पर आपको अच्छे से कराए गए हैं। न केवल समझाया गया है कॉन्सेप्ट क्या है, बल्कि किसने कॉन्सेप्ट दिया ये भी बताया गया है। साथ में ही उन सभी अवधारणाओं से रिलेटेड जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को उन वीडियोस में कराया गया है। अगर आप वहां पर देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो संस्कृति एकीकरण के लिए संस्कृति लय की अवधारणा की बात हो रही है, जो अवधारणा है वो किसने दी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरिस ओपलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, मोरिस ओपलर। और इसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक प्रेरणाएं की अवधारणा भी दी है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रेरणाएं करके अवधारणा है वो भी मोरिस ओपलर ने ही दी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसान समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्न में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसान समाज या कृषक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्न में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर, मैकिम बेरियट, डेनियल लर्नर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिको के चांगोंग गांव पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेच हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम जो प्रजाति है वो इनमें से कौन सी थी। हट्टन के अनुसार हट्टन ने भारत की जो प्राचीन प्रजाति बताई है वो कौन सी बताई है। ऑप्शंस में है नॉर्डिक, निग्रिटो, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नॉर्डिक प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। किस प्रजाति को हट्टन ने भारत की प्राचीन प्रजाति कहा है। क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो निग्रिटो हो जाएगा। निग्रिटो प्रजाति को हट्टन ने भारत की प्राचीन प्रजाति बताया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब रिजले की बात करते हैं, ठीक है। हर्बर्ट रिजले ये क्या बताते हैं, हर्बर्ट रिजले भारत की जो मूल प्रजाति है वो किसको बताते हैं, द्रविड़ प्रजाति को, ठीक है। द्रविड़ प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया है रिजले ने, ठीक है। इसके अलावा मजूमदार, जो मजूमदार है वो क्या बताते हैं, भारत की जो प्रजाति है वो किसको बताते हैं, ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है उसको मजूमदार ने बताया। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को मजूमदार ने भारत की प्राचीन प्रजाति बताया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइड है। तो ये पूछा जाए किसने बताया भारत की प्राचीन प्रजाति, तो मजूमदार हो जाएंगे। रिजले ने द्रविड़ प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया एंड हट्टन ने निग्रिटो प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साधुस ऑफ इंडिया के लेखक है। साधुस ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बी.डी. त्रिपाठी, जी.एस. घुरिये, डॉक्टर राधा कृष्णन, के.एम. कपाड़िया।
साधुस और साधुस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? किसकी बुक है साधुस ऑफ इंडिया? बीडी त्रिपाठी, जीएस कुरिये, डॉक्टर राधा कृष्णन, के एम कपाड़िया ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बीडी त्रिपाठी, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, नृजाति केंद्रवाद को निम्न में से कौन सही रूप में परिभाषित करता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना। ऑप्शन बी है दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना। ऑप्शन सी है अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना। एंड ऑप्शन डी है अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृति को आंकना। नृजाति केंद्रवाद की इनमें से कौन सही रूप से नृजाति केंद्रवाद को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है? बताइए। नृजाति केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? समनर। समनर ने दिया हुआ है। समनर, समनर की अवधारणा है नृजाति केंद्रवाद की। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। अपनी संस्कृति से तुलना करके व्यक्ति नृजाति केंद्रवाद ऐसी प्रक्रिया, ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति के जो मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके आधार पर दूसरी संस्कृति की क्या करता है, उसको देखता है, परखता है और उसमें क्या देखता है, पर क्या निष्कर्ष के तौर पर निकल के आता है कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति क्या लगती है, बेहतर लगती है, बेस्ट लगती है, और दूसरी की संस्कृति क्या है, निम्न है, हीन है। ठीक है, तो और ये अवधारणा किसकी है? समनर ने दी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो समनर है उन्होंने संस्थाकरण की भी अवधारणा दी थी। ठीक है, किसने दी थी? संस्थाकरण की भी अवधारणा दी थी। और यहाँ पर क्या होता है, इसके विपरीत अगर हम नृजाति केंद्रवाद की विपरीत बात करें, एक अवधारणा है परजाति केंद्रवाद। क्या है परजाति केंद्रवाद? उसमें क्या होता है, व्यक्ति जिसमें कल्चर की तुलना दूसरी कल्चर से करता है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है इसमें, अन्य कल्चर की, दूसरे कल्चर, दूसरे संस्कृति की तुलना जब अपनी संस्कृति से करता है और फिर ऐसे में वो अपनी संस्कृति को क्या करता है, निम्न समझता है, और जो दूसरी की संस्कृति है उसको बेस्ट, उसको अच्छा समझता है, और अपनी संस्कृति को क्या समझता है, निम्न समझता है। और जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति को हम इसका उदाहरण मान सकते हैं। तो नृजाति केंद्रवाद के ठीक विपरीत कौन सी अवधारणा हो जाएगी? परजाति केंद्रवाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूरी तरीके से पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। और ये कहना किसका है? ऑप्शंस है मजूमदार एंड मदान, केतकर, सीएच फूले, एनके दत्ता। क्या हो जाएगा? जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान का, केतकर का, सीएच फूले का और एनके दत्ता का। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएच फूले। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी इन्होंने। किसने दी थी? सीएच फूले ने। प्राथमिक समूह जिसमें आमने सामने का संबंध, प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने का संबंध और सहयोग पाया जाता है, उसको ही इन्होंने फूले ने क्या कहा है? प्राथमिक समूह कहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और किस बुक में की बात की है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बुक 1909 में आती है, जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और बुक याद जरूर कर लीजिएगा, जिसमें बुक के बारे में बताया जाता है कि इस बुक में ये अवधारणा दी हुई है, इसकी बात की हुई है। बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस बुक में कौन सी अवधारणा
किसने दी है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है? ऑप्शन है मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, रॉल्फ लिंटन। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है। ऑप्शंस में है मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, रॉल्फ लिंटन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र है। कल्चरल सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, गिलेन एंड गिलेन की बुक का नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है। ऑप्शन है आत्मावाद, प्रकृतिवाद, जादू, टोटेमवाद। क्या हो जाएगा? दुर्खीम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार इनमें से क्या है? आत्मावाद है, प्रकृतिवाद है, जादू है, या फिर टोटेमवाद। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? टोटेमवाद। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स हैं जैसे कि सुसाइड है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। नेक्स्ट जो बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, सुसाइड इनको बताई। फिर नेक्स्ट जो बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर नेक्स्ट बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये है एक बुक। फिर नेक्स्ट जो बुक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है। ये सभी बुक्स किसकी हैं? दुर्कहेम की है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने एकता का सिद्धांत दिया है, यानी दो तरह की एकता की बात की है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया हुआ था इन्होंने, दुर्कहेम ने। और जो भी टाइलर ने, मैक्स मुलर ने जो धर्म की बात की थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से नकारा, और धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है वो दिया हुआ था दुर्कहेम ने। जो धर्म का आरंभिक स्वरूप या प्रारंभिक जो स्वरूप है वो किसको माना था? टोटेमवाद को माना था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा दी है। और इन्होंने सुसाइड यानी कि आत्महत्या को भी इन्होंने सोशल फैक्ट माना है। आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था बल्कि एक सामाजिक क्रिया बताया था। ठीक है, व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। इसको सामाजिक तथ्य माना था और समाज को ही वास्तविक देवता माना था। दुर्कहेम ने इस तरीके से भी पूछा जाता है। श्रम विभाजन का इन्होंने सिद्धांत दिया है। 4 तरह की इन्होंने आत्महत्या के प्रकार बताए थे, जिसमें से परार्थवादी आत्महत्या थी, अहमवादी आत्महत्या थी, एनोमी आत्महत्या थी, मानव शून्यता आत्महत्या। लास्ट में जो आत्महत्या हो गई थी वो जो बात की थी वो कौन सी थी? एक परार्थवादी, अहमवादी, नामहीनता, और लास्ट में कौन सी एक है? फोटो याद नहीं आ रही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 4 टोटल प्रकार बताए थे इन्होंने। ठीक है, 4 बताए थे, 4th बताइएगा कौन सा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर टोटेमवाद राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साव्यक प्रतिरूप को अपनाता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साव्यक प्रतिरूप को अपनाता है? ऑप्शंस में है संघर्ष सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? और भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, नाम परार्थवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या, जो कि ना
प्रतिमानहीनता आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या ये बोलते हैं, लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या। ये तो 4 प्रकार थे, ठीक है, दो की हमने जो कि बताए हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं किन प्रकारों की आत्महत्या के प्रकार की बात दुर्खिम ने की है या किन की नहीं की है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो चारों आपको याद होने चाहिए। और क्या है ये आपको पहले बताया जा चुका है कि कौन सी आत्महत्या क्या होती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साव्य प्रतिरूप को अपनाता है? संघर्ष सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? प्रकारवादी, ठीक है, फंक्शनल थियरी, प्रकारवादी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का समर्थन किया था? भारत की जो जनजातीय आबादी है उसके लिए इनमें से किस नीति का समर्थन वेरियर एल्विन के द्वारा किया गया? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रोजगार एवं शिक्षा के आरक्षण की नीति। ऑप्शन बी है भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार की नीति। ऑप्शन सी है जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना। एंड लास्ट में ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण की नीति। क्या हो जाएगा? किस नीति का वेरियर एल्विन ने समर्थन किया है? ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज से रिलेटेड प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर 2 वीडियोस हैं। एक वीडियो में इससे रिलेटेड ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो कराए गए हैं, ठीक है। जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड, जनजाति समाज से रिलेटेड जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियां लाई गई थी, किनके द्वारा कौन सी नीति लाई गई थी। इसके अलावा जनजाति में कौन सा युवागृह पाया जाता है, जनजाति में कौन सी विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है, कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, शिकारी करने वाली जनजाति है, या फिर वहां पर कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है, या इसके अलावा जो चरवाहा वाली स्थिति है, झूम कृषि करती है कोई, वो कौन सी जनजातियां हैं, विवाह का कौन सा स्वरूप है, युवा गृह कौन सा पाया जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कौन से हैं जनजाति समाजों से रिलेटेड, वो कराए गए हैं। एंड जो नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन वीडियोज में आपको कराए गए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे उन वीडियोज को, तो आपका ट्राइबल सोसाइटी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एंड उसे जिसने भी नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आप लोगों को बताया जाता है वीडियोस देखने को, उन सभी को जरूर देख लिया करिए। यहाँ पर क्या होगा? जनजाति जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो नीति थी अलग थलग की नीति थी, ठीक है, आइसोलेशन वाली अलग थलग की नीति का इन्होंने समर्थन किया था। और ट्राइबल्स यानी जनजाति जिस क्षेत्र तक रहती हैं, जिस भूभाग में रहती हैं, उस एरिया को उन्होंने नेशनल पार्क कहा था। नेशनल पार्क उस एरिया को घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय पार्क उस एरिया को घोषित कर देना चाहिए, ये उन्होंने बात की थी, ठीक है। और इन्होंने वेरियर एल्विन ने जनजाति के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं विधवा विवाह, साली विवाह, बहुपति विवाह, या फिर देवर विवाह। क्या हो जाएगा? विधवा विवाह, साली विवाह, बहुपति विवाह, देवर विवाह ऑप्शंस में है। मृत पति के भाई से विधवा का जब विवाह होता है तो वह विवाह क्या कहलाता है? पति है, पति की डेथ हो गई है, फिर जो पत्नी है जो कि विधवा कहलाएगी, तो उसके मरे हुए पति, मृत पति के भाई से जब विवाह होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? विधवा विवाह कहेंगे, साली विवाह कहेंगे,
बहुपति विवाह कहेंगे या फिर देवर विवाह कहेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेविरेट जो प्रथा है वो कहलाती है, ये जो विवाह होता है मृत पति से, जब विवाह होता है विधवा का, तो उसको हम लेवरेट प्रथा भी हम कहते हैं। ठीक है, लेवरेट प्रथा भी कहते हैं। इसमें जब मृत पति के भाई, अब वो जो भाई है अगर वो भाई बड़ा है तो वो विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। ठीक है, ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा, जेठ बोलते हैं ना, ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। और अगर वो मृत पति का जो भाई है जिससे विवाह किया जा रहा है विधवा का, वो भाई छोटा है तो वो विवाह देवर विवाह कहलाया जाएगा। और ये पितृ सत्तात्मक परिवार में ये विवाह देखने को मिलता है। पितृ सत्तात्मक या पितृवंशीय समाजों में ये विवाह का जो स्वरूप है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं ई एल फेरिस, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, थॉम्स एंड नैनकी, एलियट एंड मेरिल। क्या हो जाएगा? विघटन को सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से भी एक फोल्डर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सामाजिक विघटन है क्या, वहां पर आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराए गए हैं और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन्हें जरूर देखिएगा। सामाजिक विघटन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह के जो सदस्य हैं उन संबंधों के बीच में जो संबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये कहना किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एलियट एंड मेरिल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण है? इनमें से कौन सा बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण बताया गया है गोडार्ड के द्वारा? ऑप्शन है अनैतिक ग्रह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति या फिर नगरीकरण। क्या हो जाएगा? अनैतिक ग्रह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति या फिर नगरीकरण। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा बताइए? मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता को बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण गोडार्ड ने माना है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है रिवर्स, बी के रॉय बर्मन, एलपी विद्यार्थी, एस के श्रीवास्तव। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं कि किस समाजशास्त्री का अध्ययन कहाँ पर किया है। जैसे कि शमीर पेट पर अध्ययन एस दुबे ने किया है, रामपुर पर किसने किया है, श्रीपुरम पर किसने किया है, राजस्थान पे जो सागरनी है वहां पर अध्ययन किसने किया, बीआर चौहान ने किया है ना। नीलगिरी की टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, अजांटी जनजाति पर किसने अध्ययन किया है, टैलेंसी जनजाति पर किसने किया है, अरुंटा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है। और भी कई ट्राइबल्स हैं या जो क्षेत्र हैं वो पूछे जाते हैं। रामपुर कुर्ग पर किसका है, ठीक है। तो ये सभी पूछे जाते हैं। फील्ड वर्क से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसमें जितने भी फील्ड वर्क्स जिन समाजशास्त्री ने किए हैं, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, वहां पर आपके सारे समाज जो इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्री वो वहां पर कराए गए हैं और उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से अपने पहले। तो यहाँ पर टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया हुआ है? रिवर्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस में समाजशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1838, ठीक है, 1838 में समाजशास्त्र दिया था इन्होंने। और इससे पहले समाजशास्त्र से पहले इन्होंने क्या बताया था, किस वर्ड का यूज किया था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। और अगस्ट कॉम्ट के जो गुरु हैं वो सेंट साइमन है।
ठीक है, और प्रत्यक्षवाद के जनक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी हुई थी। और इसके अलावा ज्ञान के 3 स्तरों की बात की थी, या त्रिस्तरीय नियम इसको बोला था। तात्विक, धर्मशास्त्री, फिर तात्विक आ जाएगा, फिर लास्ट में प्रत्यक्षवाद की बात की थी। विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। विज्ञान में जो साइंस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, जिसको गणित शास्त्र बोला जाता है। सेकेंड नंबर पर एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल शास्त्र बोला जाता है। थर्ड पर फिजिक्स, जिसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं। फोर्थ पर आता है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र बोला गया है, ठीक है, और बोला जाता है। और फिर बायोलॉजी फिफ्थ नंबर पर, यानी जीव विज्ञान। लास्ट में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र को इन्होंने रखा। और समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की, सभी समान जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, उनकी जननी कहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस का है। समाजशास्त्र सभी समान विज्ञानों, समाज विज्ञानों की क्या है, सामाजिक विज्ञानों की जननी है। तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, स्थैतिकीय समाज और गतिकीय समाज भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में क्या है? ए और बी दोनों। ये ए कर लीजिए, बी, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? समाज शास्त्र के प्रादुर्भाव, उद्भव के लिए कौन सी घटना इसमें से जिम्मेदार है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अब डैश में क्या, किसके हम सदस्य होते हैं ये बताना है। समाज, संगठन, समिति, संस्कृति ऑप्शंस में है। समाज, संगठन, समिति, संस्कृति ऑप्शंस में है। बताइए क्या होगा? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समिति के लक्षण की बात की जाए तो व्यक्तियों का संगठन होता है, व्यक्तियों का चूंकि संगठन, इस वजह से समिति क्या हो जाएगी? मूर्त हो जाएगी, और नियमों से ये संचालित होती है। निश्चित इसके उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति के सदस्य, समिति का निर्माण होता है, वो किया जाता है। विचार पूर्वक यानी सोच समझ करके इसका निर्माण होता है, विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं है, ऐच्छिक सदस्यता है, ठीक है। अस्थायी प्रकृति होती है, जब तक जो गोल्स होते हैं वो नहीं पूरे होते तब तक के वो वहां का व्यक्ति मेंबर होता है, और गोल्स पूरे होते हैं उसका मेंबर नहीं होता, इस वजह से अस्थायी प्रकृति बोला जा रहा है, ठीक है। औपचारिक संरचना होती है, नियमों की है तो औपचारिक संरचना हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा संस्था की बात की जाए तो स्थायित्व होता है, इसमें विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सामाजिक आधार होता है, नियमों की जैसी व्यवस्था होती है, नियमों पर आधारित होती है, लिखित अलिखित परंपराएं भी होती हैं। और गिलिन ने संस्था को क्या बताया था? सामाजिक जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी इकाई बताया था। संस्था को गिलिन ने क्या बताया था? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया है? तो गिलिन है, ठीक है, गिलिन ने उन्होंने बोला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर समिति राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, या फिर ये सभी? समाज शास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? समाज शास्त्र का सिद्धांत किसने दिया था? समाज शास्त्र में जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो किसने दिया था?
समाजशास्त्र में आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? दुर्खीम ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुसाइड इनकी बुक है। जो आत्महत्या है उसके 4 प्रकार बताए थे, अभी आप लोगों को बताया गया है। पहला क्या बताया गया था? परार्थवादी आत्महत्या। फिर सेकंड नंबर पर अहमवादी आत्महत्या। थर्ड नंबर पर एनोमी या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या जिसे बोला जाता है। लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, तो ये 4 आत्महत्याएं की बात की थी दुर्खीम ने। इसके अलावा सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बात की है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। धर्म का समाजशास्त्र सिद्धांत दिया। धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप था वो टोटेमवाद को बताया। ऑस्ट्रेलिया की अनीटा जनजाति पर इनका दिन था। समाज में श्रम विभाजन की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी बातें आपको याद रखनी है, दुर्खीम से रिलेटेड बताई गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय समाज में जो परिवर्तन है उसको परंपराओं की अध्ययन के द्वारा हम समझ सकते हैं, ऐसा किसका कहना है? ऑप्शंस हैं ए के सरन, एम एन श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, डीपी मुखर्जी। क्या हो जाएगा? ए के सरन, एम एन श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, डीपी मुखर्जी ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। डीपी मुखर्जी, द्विजटी प्रसाद मुखर्जी का पूरा नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि पहली है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। नेक्स्ट बुक का नाम है इंडियन कल्चर और सोशियोलॉजिकल स्टडी। इंडियन कल्चर और सोशियोलॉजिकल स्टडी, ये एक इनकी बुक है। इसके अलावा पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस है। फिर टैगोर आर्ट स्टडी बुक है इनकी। ठीक है, डीपी मुखर्जी की टैगोर आर्ट स्टडी भी इनकी ही बुक है। तो ये सभी बुक्स आपको याद करनी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? बुक्स हैं जैसे कि कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया, जीएस गुरिये, इंडियन विलेजेस, एससी दुबे, मॉडर्न इंडियन कल्चर, पीए सोरोकिन, इंडियाज विलेजेस, एम एन श्रीनिवास। कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, बताइए। कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया, जीएस गुरिये, इंडियन विलेजेस, एससी दुबे, मॉडर्न इंडियन कल्चर, पीए सोरोकिन, इंडियाज विलेजेस, एम एन श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोरोकिन। ठीक है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मॉडर्न इंडियन जो कल्चर है, ये जो बुक है वो किसकी है? डीपी मुखर्जी की है। किसकी है? डीपी मुखर्जी की है, द्विजटी प्रसाद मुखर्जी की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, या सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। जाति का क्या कार्य है इनमें से, बताइए क्या होगा? और वो भी हट्टन के अनुसार। हट्टन ने जाति का इनमें से कार्य किसे बताया? क्या होगा? तो सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर। वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर ऑप्शंस में है। पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसने बताया है? बताइए। ये कई बार कराया जा चुका है, आप लोगों को बताया गया है। क्या होगा? वेस्टरमार्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने एक विभाग का सिद्धांत दिया हुआ था।
एक विवाह का सिद्धांत दिया हुआ था, वो भी परिवार की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, और इनके समर्थकों में वेस्टरमार्क के अलावा मेलानोव्स्की आते हैं, जुकरमैन आते हैं। मेलानोव्स्की और जुकरमैन आते हैं, और वेस्टरमार्क ने डार्विन का समर्थन करते हुए ये कहा था कि पुरुष स्वभाव से क्या है, ईर्ष्यालु है, और वो स्त्री पर, जो स्त्री है उस पर संपत्ति की तरीके से अधिकार चाहता है। और जब इस अधिकार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है, उसके बाद ही जो एक विवाह है, एक विवाह की जो प्रथा है, उसका उद्भव हुआ, उसका जन्म हुआ, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये वेस्टरमार्क ने डार्विन से समर्थन करते हुए कहा था, डार्विन का समर्थन करते हुए। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसका समर्थन करते हुए कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शंस में है परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह या फिर पड़ोस? बहुत इजी है, क्या होगा? ऑफिस होगा। परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, ये सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। और प्राथमिक समूह की जो अवधारणा थी वो C.H. फूले ने दी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में जो बुक आई थी उसमें। और ये प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण फूले ने ही बताए हैं। ऑफिस किसमें हो जाएगा? द्वितीयक समूह में हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक समूह में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह? बताइए। औपचारिक संबंध किसमें पाए जाते हैं, किस समूह का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह? तो क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक समूह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। कैसे? अनौपचारिक, इनफॉर्मल, और फॉर्मल रिलेशंस द्वितीयक समूह में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो द्वितीयक समूह की बात है, अवधारणा है, वो डेविस ने दी है, बियरस्टेट ने दी है, होम्स ने भी बात की है द्वितीयक समूह की। और बियरस्टेट भी कहते हैं, किनको कहते हैं द्वितीयक समूह? वे सभी द्वितीयक समूह की श्रेणी में आएंगे जो प्राथमिक समूह नहीं है। ठीक है, ऐसे सभी समूह जो प्राथमिक समूह नहीं है वे सभी द्वितीयक समूह में आएंगे। ये कहना किसका है? बियरस्टेट का है, ये याद रखिएगा। और ऐसे समूहों में, द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता नहीं होती, घनिष्ठता की जो अभाव होता है वो पाया जाता है। आकस्मिक संपर्क होता है और वृहद आकार होता है। द्वितीयक समूह में क्या है? वृहद आकार है। प्राथमिक समूह में क्या होता है? लघु आकार होता है। और जो द्वितीयक समूह है उसमें अवैधिक संपर्क पाए जाते हैं और ऐच्छिक सदस्यता होती है। अपने नीड्स को पूरा करने के लिए व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऐच्छिक सदस्यता है, अनिवार्य सदस्यता नहीं है, अवैधिक संबंध है, वृहद आकार है। ठीक है, और पारस्परिक निर्भरता भी इसमें पाई जाती है। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है या मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, महात्मा गांधी, लिंटन। क्या हो जाएगा? हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, महात्मा गांधी, लिंटन ऑप्शंस में है। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है? क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? हर्शकोविट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें ज्यादातर जो सामाजिक स्थितियां हैं वो कैसी होती है? प्रदत्त होती है, अर्जित होती है, मानव निर्मित होती है या ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्जित होती है। ठीक है, लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन में, ये लिंटन की बुक है द स्टडी ऑफ मैन, इस बुक में उन्होंने जो परिस्थिति और भूमिका है उसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की हुई थी लिंटन ने।
और जो प्रस्थिति उसके दो प्रकार बताए थे, एक प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित। प्रदत्त प्रस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, जन्म से मिलती है, जैसे कि जाति, किस जाति का वो सदस्य है, जाति उसे उसकी व्यक्ति की प्रदत्त प्रस्थिति में आएगी। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है ना, किसी का पोता है या पोती है, ठीक है, तो ये सभी प्रदत्त प्रस्थिति में आएगी। अर्जित प्रस्थिति जिसे व्यक्ति अपने योग्यता से प्राप्त करता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, ये उसकी अर्जित प्रस्थिति आएगी, जिससे वो अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है। तो आधुनिक समाज में जो ज्यादातर सामाजिक स्थितियां होती हैं वो अर्जित परिस्थितियों में आती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? आइए देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिख, गोंड, भील, मुंडा, औरंद, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। बहुत इजी है। हिंदू सामाजिक संगठन में जो 4 वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो क्या होगा यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम जी के द्वारा, कृष्ण जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा? कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? तो कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8 दिए हैं ऑप्शंस में। 20, 16, 4, 8 इंपॉर्टेंट है। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार कितने, संस्कार के जो प्रकार है वो कितने बताए गए हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या फिर अस्थिरता? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या फिर अस्थिरता। क्या हो जाएगा, संघर्ष की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा, निरंतरता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैयक्तिक प्रक्रिया होती है संघर्ष की, अनिरंतरता होती है। हमेशा थोड़ा ना होता संघर्ष, अनिरंतर होता है, रुक रुक के देखने को मिलती है प्रक्रिया, अप्रकार्यात्मक होती है। ठीक है, प्रकार्यात्मक नहीं है, अप्रकार्यात्मक है। लेकिन जो सीमेल है, आपको जैसे बताया गया था, सीमेल ने संघर्ष को समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, सीमेल ने समाज के विकास के लिए संघर्ष को महत्वपूर्ण माना था, ये सीमेल का कहना है। तो यहाँ पर जो संघर्ष है वो क्या है, अप्रकार्यात्मक है, हिंसात्मक तरीकों से इसमें प्रयोग किया जाता है। हिंसात्मक तरीकों का क्या होता है, संघर्ष में प्रयोग होता है, दूसरे को या जो विरोधी है उसको हानि या कष्ट पहुंचाना या उसको नष्ट पहुंचाने की भावना होती है इसमें। और संघर्ष किस में आ जाएगी, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगी ना। आपको बताया गया गिलेन एंड गिलेन ने 3 तरह की प्रक्रियाओं की बात की, सामाजिक प्रक्रियाओं की। पहला समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरे नंबर पर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा जिसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन, ये आ जाएगा। फिर उसके अलावा संघर्ष आ जाएगा, फिर प्रतिकूलता आ जाएगी, विरोध, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। असहयोगी या फिर हम इसे बोलेंगे विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को कहते हैं। ऑप्शन है विभेदीकरण, विचलन, प्रकार, दुष्प्रकार। क्या होगा, जब समाज के मूल्य, प्रतिमान और जो लोक रीतियां हैं उनसे हट करके उनके विपरीत जो व्यवहार किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? विभेदीकरण कहेंगे, विचलन कहेंगे, प्रकार कहेंगे या फिर हम दुष्प्रकार कहेंगे? इंपॉर्टेंट है, बताइए। सोशल प्रोसेस, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार क्या है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वहां पर कराए गए हैं। उन वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या होगा,
विचलन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक नियमों या अपेक्षाओं के विपरीत जब व्यवहार किया जाता है व्यक्ति के द्वारा तो उसको ही हम विचलन कहते हैं। और जो विचलन है उसकी हम सर्वमान्य कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं कि ये हर समाज में लागू होती हो। ठीक है, ये समाज और समय सापेक्षक अवधारणा है। किसी समाज में कोई व्यवहार विचलन की श्रेणी में आएगा तो कोई विचलन की श्रेणी में नहीं आ सकता है, या एक व्यवहार जो विचलन की श्रेणी में अभी है कुछ समय बाद वो विचलन की श्रेणी में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर विचलन वाला व्यवहार देखने को मिलता ही ना हो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। विशेषताओं या लक्षणों में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द रिस्क सोसाइटी बुक है। द रिस्क सोसाइटी किसकी है? एंथनी गिडिंस, उलरिच बेक, पार्सन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। द रिस्क सोसाइटी बुक किसकी है बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? उलरिच बेक। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया है। ऑप्शंस है गोहार्ड लेस्की, आरके मर्टन, किंग्सले डेविस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, इस पर बल किसने दिया है? किसका कहना है सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है? बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनल जो थ्योरी है वो दी हुई थी, और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रकार्यात्मक जरूरत बताया था। और जो बुक है, किस बुक में इन्होंने ये जो थ्योरी है वो दी हुई है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में डेविस, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। बुक भी पूछी जाती है तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है? कास्ट ओल्ड एंड न्यू ऑप्शंस है योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, गुरिये, ड्यूमो। क्या हो जाएगा बताइए। इंपॉर्टेंट जो बुक्स है सोशियोलॉजी की उसमें ये कराई गई है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। फोल्डर में आपको सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को देखिएगा और सारी बुक्स को आपको याद करना है। कास्ट ओल्ड एंड न्यू की जो बुक है वो किसकी है? आंद्रे बेती की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।